जब से शिवराज सिंह ने सत्ता संभाली वो भर्ती के बाद 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद तीसरी बार जब मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली और उसके बाद जो चुनाव हुए उस चुनाव में 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, कमलनाथ की जो सरकार बनी थी और 15 महीने में वो सरकार गिर गई। कारण ये रहा कि जो है उनके अपने खुद असंतुष्ट विधायकों ने पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और भाजपा ज्वाइन की और लगभग जो है सभी मंत्री बनाए गए। अब स्थिति ये हो गई कि जो है 28 सीटों को चुनाव होने हैं, उसमें लगभग 24 से 25 जो है कांग्रेस से भाजपा में गए उम्मीदवार थे और हमारे बीच अभी जो है वर्तमान में जो कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में जो राकेश पाटीदार का नाम घोषित हुआ है, ये नाम एक प्रचलित नाम है। इस नाम को अपने आप में एक जो है अच्छी ख्याति प्राप्त है और किसान नेता के रूप में भी ये जाने जाते हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो चुनाव में कैंडिडेट बने हैं, ये कांग्रेस के पुराने या नए किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं। हमारे बीच हैं राकेश जी पाटीदार, आओ उनसे चर्चा करें। राकेश जी, आप बताएं, आप किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं और अब जो चुनाव आप जो कैंडिडेट बन के लड़ रहे हो, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? सबसे पहले तो इस क्षेत्र की किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। ये हो कि किसानों की अभी जैसे कि मान लो पीला मटर नामक रोग से किसानों की सारी फसल खत्म हो चुकी है। प्रकृति नाराज है, बारिश सामान्य से न्यूनतम हुई है, तो पीछे की फसल का भी कोई भरोसा नहीं है। आज किसान के लिए दोहरी मार पड़ी है कि जो फसल खराब हुई उसका पैसा भी नहीं आया और पीछे की फसल का भी कोई आस नहीं है। तो आज पूरा कोरोना काल जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई है, उस दिन से यह सरकार पनौती के रूप में साबित हुई है किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए और जो पलायन करके आए हैं उनके लिए। न तो ये सरकार कोई रोजगार दे पाई, न काम दे पाई, न किसानों को मुआवजा दे पाई। तो इसलिए इस क्षेत्र में मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर हम कमलनाथ जी का जो घोषणा पत्र था जो अधूरा रह गया, उसी घोषणा पत्र को लेकर हम वापस चुनाव लड़ेंगे कि हम सरकार में अगर काबिज हुए तो जो बाकी रहा हमारा घोषणा पत्र उसको पूरा करेंगे। कांग्रेस द्वारा जब से कल से जो लिस्ट जारी की गई, उसके जब से आपका नाम आया है, यहाँ जो है लोकल पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये एक चर्चा चल रही है कि सबसे कमजोर कैंडिडेट जो है राकेश पाटीदार को माना जा रहा है और इसी के कारण जो है कार्यकर्ता मायूस है। और उसकी वजह यह है कि इनके जो है एक शराब पी के ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद इनकी जो है पहले का जो है विदेशी जो है कुछ फोटो वायरल हुए थे, उसी को लेकर जो है जनता के बीच ये भ्रम जा रहा है, ये एक संदेश जा रहा है कि ये सबसे कमज़ोर कैंडिडेट है और ऐसा बताया लोगों के जो द्वारा जो है जनता के बीच संदेश जा रहा है। और उसी संदेश से ये लगता है कि ये जो है सर्वाधिक वोटों से हारने वालों की गिनती में लोग इनको जो है देख रहे हैं। और तो राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपके जो वीडियो वायरल हुआ और कुछ फोटो पहले वायरल हुई थी, उसको लेके आप क्या कहेंगे? तो फैमिली के साथ घूमने गए थे, विदेशी पर्यटन आज जहाँ पे नजर आते हैं, अतिथि देवो की बात है, तो हम अतिथियों को अतिथि की नज़र से देखते हैं कि वो आए हैं तो सेल्फी सब लेते हैं। उनके साथ हमने भी, मेरी और मेरी वाइफ दोनों ने सेल्फी ली थी, पर उस फोटो को एडिट करके दिखाया है। लेकिन अभी जो वर्तमान में यह भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। वर्तमान में जो अभी आपका जो एक वीडियो वायरल हुआ जो शराब के नशे में ऐसा प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल 100% ऐसा लग रहा है कि वाकई आपने उस दिन जो है एंजॉय करके और वो वीडियो वायरल किया है आपके द्वारा, उसको लेके आप क्या कहें? देखो, ये तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि उसको शराब के नशे में बताए, किसी बताए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ कार्यकर्ता की बात आती है, मैं कार्यकर्ताओं के हर लड़ाई लड़ने के लिए हर समय तैयार रहता हूँ। जहाँ कार्यकर्ता कहीं भी किसी भी समय मैं किसी भी कंडीशन में रहूँ, अगर कार्यकर्ता के ऊपर कोई आपदा आएगी तो मैं जिस कंडीशन में रहूँ उस समय उनके लिए लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ और मैं वो लड़ाई लड़ूंगा जिस कंडीशन में। अब जैसे आगे जो है सीएम साहब आ रहे हैं और आपके नाम का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो इसको लेके आगे क्या तैयारियां हैं आप? तैयारी आप देख रहे हैं, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जोर शोर से लगा हुआ है, पूरी ताकत से लगा हुआ है और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस उपचुनाव में जवाब देगा। और जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने 2 बार मौका दिया, यहाँ से चुन के विधानसभा में भेजा, वही कार्यकर्ता उसको इस समस्या से बाहर कर सकता है। कांग्रेस द्वारा जब से आपको टिकट दिया है और आपको जो है उसके दौरान जो है ये आपका प्रथम शामगढ़ का दौरा था और आज जो है
ये देखा गया है कि वाकई जो है आपके साथ कार्यकर्ताओं की कमी थी, तो वाकई ये चीज़ क्या संदेश देती है? क्या वाकई आपके साथ कार्यकर्ता अभी जो है जुड़े हुए नहीं है या आपसे रुष्ट हैं कि क्या है? देखो एक बार बताऊँ, सबसे पहले तो ये मेरा कोई बुरा प्रोग्राम नहीं था। आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, उस मीटिंग में आना था, पर कार्यकर्ताओं का प्रेम था कि उन्होंने रास्ते में मंच बना के इस प्रोग्राम, जबकि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, मेरा कोई दौरा नहीं था, मैं यहाँ पे केवल एक मीटिंग के लिए आया होता। उसमें तो आप कार्यकर्ताओं का जोश दे सकते हो कि उनमें कितना उत्साह है, और उत्साह ही हमको जीत दिलाएगा। ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है कि कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि मीटिंगों में सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, और अभी जो मीटिंगें हो रही है वो कुछ विशेष कार्यकर्ता हो रही है। आपके द्वारा जब भी कहीं लेक्चर दी जाती है तो उसमें ये बोला जाता है कि हरदीप सिंह 35 करोड़ गद्दारी है, तो इस गद्दारी शब्द का जो है आप किस टाइप से इसको परिभाषित करते हैं? उन्होंने क्या देशभक्ति का काम लोग किया क्या है? आप उसको लोकतंत्र की हत्या को क्या देशभक्ति मानोगे? तो मेरा एक ही कहना है कि जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने उसको चुनकर विधानसभा में भेजा, उस पार्टी के अध्यक्ष के बिना अनुमति के 5 स्टार होटल में जाकर और सौदेबाजी करना, ये क्या गद्दारी नहीं है तो क्या है? तो उस पार्टी का कोई हरदीप सिंह अकेला व्यक्ति नहीं था, उनके साथ जो है 24-25 कैंडिडेट और भी थे, और उनका ये कहना था कि पार्टी में हमारी सुनी नहीं जा रही, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। उसके बावजूद जो है कांग्रेस के जो है कई लोगों द्वारा ये उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया है कि उनको करोड़ों रुपए जो है उनसे उनको दिए गए हैं। और अब पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग का कहना है कि कोई साबित करे तो मैं पैदाइशी राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? एक बात बताओ, सबसे पहले आप जितने सवाल कर रहे हैं, आपने एक सवाल हरदीप सिंह डंग से किया कि भाई आपने जब ये बात कही कि हमारी नहीं सुनी जा रही थी, किसानों की समस्या नहीं सुनी जा रही थी, युवाओं की समस्या नहीं सुनी जा रही थी, मजदूरों की समस्या नहीं सुनी जा रही थी, तो अब तो आपकी चुनी हुई सरकार, आपने जिस सरकार को समर्थन दिया है उस सरकार में आप कैबिनेट मंत्री हो, मुख्यमंत्री के बाद दूसरे दर्जे के मंत्री हो आप, तो आपने आज दिन तक 6 महीने में आपने ये बात करी कि किसानों का कर्जा माफ हो मेरे क्षेत्र की, आपने ये बात करी कि किसानों का जो बाकी बचा हुआ मुआवजा डले, आपने ये बात करी कि युवाओं को रोजगार मिले, आपने ये बात करी कि इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो, आपने ये बात करी कि यहाँ पे जो किसानों के बिजली के बिल जो बढ़ाए गए उनको वापस किया जाए, जो कन्यादान की राशि थी जो 28,000 से बढ़ा के 51,000 की गई थी, वो वापस शिवराज सिंह चौहान ने 28,000 कर दी। क्या वो उसकी बात करें, या उसके बाद बात करें आप कि वृद्धा और विकलांग पेंशन की, कि भाई जो पेंशन 300 से बढ़ा के कमलनाथ 600 करी, 1000 की, उसकी बात करी? आपने केवल बात करी है तो आपके स्वार्थ की बात करी है, कैबिनेट मंत्री बनने की बात करी है। अगर आपको किसानों की और इस क्षेत्र की जनता की और आपकी सुनवाई की बात होती तो आप क्षेत्र की जनता की समस्या की बात करते हो, इसलिए हम कहेंगे कि उन्होंने सौदेबाजी करी। वह स्वैच्छिक रूप से अपने हिसाब से जो है पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, और आपके जो है कांग्रेस के लोगों को द्वारा उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो गद्दार शब्द जो आपने इस्तेमाल में लिया है, आपकी पार्टी के भी 2 दिन पहले जो है एक संत आए थे, कंप्यूटर बाबा, वो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, तो आप उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल में, क्या वो भी गद्दार है? देखो, कंप्यूटर बाबा ने चुनाव से पहले कोई चुनाव से पहले उन्होंने स्वैच्छिक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और कांग्रेस पार्टी का काम किया, ठीक है। उन्होंने कोई बीच सरकार में मतदार में छोड़ के नहीं गए किसी सरकार, और उन्होंने उनकी आस्था और विश्वास के साथ उन्होंने खनन के लिए उस सरकार ने भी आवाज उठाई थी। इसलिए मैं कंप्यूटर बाबा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो नर्मदा मैया का जो खनन जिस तरीके से हो रहा था, नर्मदा मैया का दोहन जिस तरीके से हो रहा था, उसकी आवाज़ उन्होंने उस समय भी उठाई, और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो आपने देखा होगा जिस तरीके से खनन माफिया पर रोक लगी, ये कंप्यूटर बाबा की देन। अब जब उपचुनाव होने वाले हैं, तो अब उपचुनाव में जब आप जनता के बीच जाएंगे तो आपका जो है मेन फ्रंट क्या रहेगा जनता को समझाने के लिए? समझाने के लिए हम किसानों के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, व्यापारियों को जो आ रही उन समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ेंगे, बेरोजगारी को लेकर चुनाव लड़ेंगे, जो आज बिजली के बिल इतना धन थमाए जा रहे हैं कोरोना काल में, लोगों के पास रोजगार नहीं, उसको लेकर हम चुनाव में जाएंगे। आज प्राकृतिक आपदा जैसी आपदा आई हुई, किसानों की फसल खराब हो गई, प्रकृति नाराज है, आज किसानों के पास कुछ बचा नहीं है, आज खर्च चुकाने के लिए किसान मजबूर है, ये सारी चीज़ें हैं। आज हमारे बीच में जो है राकेश पाटीदार कांग्रेस की ओर से जो कैंडिडेट बनाए गए हैं उपचुनाव में, उनसे हमने चर्चा की। हमारे साथ चर्चा के लिए उनको धन्यवाद करते हैं।